गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों, कैसे आप सब। माई सेल्फ डॉक्टर डीएन गुप्ता। और जैसे कि माय डियर स्टूडेंट, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो बच्चों आज इस लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं और आपको पता है ये जो टॉपिक है ये है यूनिट नंबर 6 का। यस, और यूनिट नंबर 6 का ये सेकेंड चैप्टर है। इसमें हम लोग बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस की फ्लावरिंग प्लांट में। यस, जैसे कि आप जानते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स क्या है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं, किस तरीके से इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं माय डियर स्टूडेंट और समझते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या स्टडी करनी है। सबसे पहले हम वो बात करेंगे। तो सबसे पहले जब माय डियर स्टूडेंट हम लोग ने बात करी थी मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में, फ्लावर के प्रॉपर स्ट्रक्चर्स हम लोग ने देखा था। वहां पर जो एंड्रोसियम था, गाइनोसियम था, कैलिक्स था, कोरोला था। यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर्स थे फ्लावर के, जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स थे, आपका एंड्रोसियम था, गाइनोसियम था, उसकी हम लोग ने मॉर्फोलॉजिकल स्टडी की थी। यहां पर इसकी हम लोग एनाटॉमिकल स्टडी करेंगे। यस, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शंस में देखेंगे कि ये जो स्ट्रक्चर्स हैं वो कैसे दिखते हैं। दूसरा, यहां पर हम लोग बात करेंगे कि जब, क्योंकि हमें पढ़ना क्या है, हमें पढ़ना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो यहां पर जो इवेंट्स होते हैं रिप्रोडक्शन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के, तो प्री इवेंट्स क्या है, पोस्ट इवेंट्स क्या है, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस क्या होता है, इन सभी के बारे में स्टडी करनी है। तो प्रॉपर अगर इस चैप्टर को बच्चों हम देखेंगे तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहां पर फ्लावर में उपस्थित जो स्ट्रक्चर्स हैं बच्चों, कौन कौन से, चाहे एंड्रोसियम की बात कर लें, गाइनोसियम्स की बात कर लें, यस, इनके प्रॉपर इंटरनल स्ट्रक्चर्स की हम बात करेंगे। सेकेंड हम बात करेंगे प्री फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है, गैमीट का फॉर्मेशन। अगर पॉलिन ग्रेन के फॉर्मेशंस की बात है तो यस, तो कैसे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होगी। अगर हम फीमेल गैमेटोफाइट्स की बात करेंगे तो कैसे मेगास्पोरोजेनेसिस की बात होगी। यस, कैसे फीमेल गैमेटोफाइट्स का फॉर्मेशन होगा, इसकी बात करेंगे। तीसरा हम देखेंगे कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। फिर हम बात करेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन की। तो जब फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो जाएगी, आफ्टर दैट किस तरीके से उसमें एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा, यस, कैसे सीड बनेगा, इसकी बात हम लोग करेंगे। और फाइनली हम देखेंगे एपोमिक्सिस एंड पॉली एम्ब्रियोनिक प्रोसेस को। तो बच्चों ये सारी चीजें आज के इस चैप्टर में हमने स्टडी करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को बच्चों और एक एक लाइंस को हम लोग क्लियर करते हैं। देखिए पहला जो लाइन है इस चैप्टर का वो क्या कह रहा है, अगर इसको थोड़ा सा बड़ा कर ले हम, तो पहला लाइन क्या 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 कह रहा है कि आर वी नोट लकी दैट प्लांट्स रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। जैसे कि आप जानते हैं कि जो प्लांट हैं दोनों तरीके का रिप्रोडक्शन करते हैं, सेक्सुअल भी, एसेक्सुअल भी। हमें बात किसकी करनी है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो कहता है द मेरिट्स ऑफ फ्लावर दैट वी एंजॉय गेजिंग एट द scent and the perfumes that we soon over the rich colors that attract us are all there as an aid to sexual reproduction। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप देखिए बच्चों, जो फ्लावर का कलर है, यस, कितने ब्यूटीफुल फ्लावर्स होते हैं, रेड हैं, आपके पिंक हैं, ब्लू हैं। तो ये जो कलर है, दूसरा जो फ्लावर से खुशबू आती है, ये हम सबको क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। लेकिन वास्तव में क्या ये जो चीजें हैं क्या हमको अट्रैक्ट करने के लिए है? नो, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक पार्ट है। यस, तो यहां पर अगर हम बात करें बच्चों फ्लावर की खूबसूरती की या उसके बहुत अच्छे खुशबू की अगर हम बच्चों बात करें तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही पार्ट है। यस, अगर ये नहीं होगा तो पॉलिनेशन प्रॉपर नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हैं इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए ब्यूटीफुल फ्लावर का होना जरूरी है, उसमें नेक्टर का होना जरूरी है। यस, कुछ इसेंशियल बातें हैं जो हमको यहां पर सीखनी है। अगर हम बात करें बच्चों, जो लिखा हुआ है कि जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, ऑल फ्लावरिंग प्लांट, जितने भी फ्लावरिंग प्लांट हैं उसमें आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। यस, अगर आप इसकी डाइवर्सिटी की बात करो, डाइवर्सिटी ऑफ स्ट्रक्चर्स की बात करो, इनके इन्फ्लोरेंसेस की, जो हम लोग ने डिफरेंट डिफरेंट फैमिली में, फैबेसी में, सोलोनेसी में, लिलियेसी में देखा था, तो यस, उसको एक आपको लार्ज डाइवर्सिटी भी यहां पर देखने को मिलती है। ओके बच्चों, चलिए अगर हम बात करें तो जो फ्लावर्स हैं और जो फ्लोरल पार्ट्स हैं
उसमें आपको एक अमेजिंग रेंज देखने को मिलती है उनके एडाप्टेशंस को लेके। यस, उनका फॉर्मेशंस कैसा है, उनके इन प्रोडक्ट कैसे हैं, मतलब प्रॉपर तरीके से जो फ्रूट बन रहा है वो कैसा बन रहा है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें आपको क्या देखने को मिलता है, आफ्टर दैट जब ये प्रोसेस कंप्लीट होती है तो फाइनली फ्रूट बनते हैं, और फ्रूट के अंदर आपको क्या मिलता है, फ्रूट के अंदर आपको सीड्स मिलते हैं। इस चैप्टर की अगर हम बात करें, अगर हमें समझना है तो क्या समझना है, हमने मॉर्फोलॉजी को बच्चों समझ लिया है। यस, यहां पर देखना है स्ट्रक्चर एंड द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कि जो फ्लावरिंग प्लांट है इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कैसे होता है, इसको हमें यहां से तो समझना है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं, और अब यहां पर एक एक प्रोसेस को हम लोग क्लियर करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि फ्लावर के बारे में, तो फ्लावर है क्या, तो ये एक फैसिनेटिंग ऑर्गन है एंजियोस्पर्म का। फैसिनेटिंग का मतलब बड़ा खूबसूरत ऑर्गन है। यस, और ये रिप्रोडक्टिव यूनिट भी है, क्योंकि इसी फ्लावर के अंदर आपको मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन्स देखने को मिलते हैं, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। तो बच्चों यहां पर क्या कह रहा है कि अगर आप देखें यहां पर क्या रहा है कि ह्यूमन बीइंग हैव हैड एन इंटीमेट रिलेशनशिप विद फ्लावर्स सिंस टाइम immemorial. Flowers are object of the aesthetic, ornamentals, social, religious and cultural value. अगर हम फ्लावर की बात करते हैं तो एस्थेटिक वैल्यू है इसकी, यस, इसकी ऑर्नामेंटल वैल्यू है, सोशल वैल्यू है, रिलीजियस वैल्यू है। आपको पता है जब भी हम पूजा करते हैं तो वहां पर हम फ्लावर्स लेते हैं और भगवान को समर्पित करते हैं, तो रिलीजियस वैल्यू भी है इसकी। इसके अलावा सबसे अच्छा फ्लावर का काम क्या है, जिसको आप पसंद करते हैं उसको भी देते हैं। यस, तो इस तरीके की अगर हम बात करें बच्चों तो इंपॉर्टेंट ह्यूमन फीलिंग भी इसके साथ जुड़ी हुई हैं, जैसे प्यार, लव, अफेक्शंस, हैप्पीनेस हमारी खुशी, ग्रीफ, मॉर्निंग एटसेट्रा। लिस्ट एट लीस्ट 5 फ्लावर्स ऑफ ऑर्नामेंटल वैल्यू दैट आर कॉमनली कल्टिवेटेड एट। आपको लिस्ट बनाने के लिए कह रही है एनसीईआरटी, भाई कम से कम 5 फ्लावर कैसे लिस्ट बनाइए जो ऑर्नामेंटल्स की कैटेगरीज में आते हैं। चलो आगे बढ़ते थोड़ा सा बच्चों। अगर हम बात करें, यस, एक प्रॉपर फ्लावर के बच्चों अगर स्ट्रक्चर्स देखोगे तो इस स्ट्रक्चर्स में आपको मिलेगा क्या क्या देखने को। सबसे पहले देखें, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं जिससे प्रॉपर स्ट्रक्चर देखो। सबसे पहले अगर हम बात करें बच्चों तो यहाँ पर एक टिपिकल फ्लावर दिखाया गया एंजियोस्पर्म का, यस, और यहाँ पर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, और यहाँ पर लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शंस दिखाया गया है एक फ्लावर का। लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन में आपको क्या क्या चीजें दिखाई गई हैं इसको पहले समझ लीजिए। सबसे पहले जो फीमेल पार्ट है फ्लावर का उसको हम क्या बोलते हैं, ये है कार्पेल, और ये है इसकी ओवरी। इसमें ओवरी के साथ ये क्या है बच्चों, ये है स्टाइल, और ऊपर है हमारा स्टिग्मा। तो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी ये मिला के क्या बनती है, कार्पेल बनती है। यस, तो और ये जो ओवरी है अगर आप देखो, और ये फ्लावर पूरा का पूरा कहां पर है, ये जो स्ट्रक्चर है बच्चों इसको हम बोलते हैं थैलमस। और यहां पर ये जो ग्रीन लीफ है इसको हम क्या बोलते हैं, सेपल। ये क्या है, सेपल है, जिसको हम बोलते हैं कैलिक्स। फाइनली जो आपको कलरफुल लीव्स मिलती हैं फ्लावर में उसको हम क्या बोलते हैं, देखो ये है पेटल्स। यस, इसको क्या बोलते हैं, कोरोला। इसको क्या बोलते हैं, कोरोला। ये क्या हो गई, कैलिक्स। कैलिक्स हो गई, कोरोला हो गया। इसका जो फीमेल पार्ट है उसको वो क्या है, गाइनोसियम। तो यहाँ गाइनोसियम में एक ही कार्पेल आपको मिल रही है। यस, तो ये क्या हो गया, फीमेल पार्ट हो गया। और ये मिल रहा है आपको प्रॉपर, क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है आपको स्टेमन। स्टेमन में ये क्या हो गया, ऊपर वाला ये हो गया एंथर, ये हो गया एंथर, ये हो गया फिलामेंट। और अगर हम इस स्टेमन की बात करें जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है बच्चों फ्लावर का, तो यहां पर आप देखेंगे, क्या देखेंगे, यहां पर ये जो एंथर है या तो ये थैलमस से जुड़ा होगा, यस, या तो ये पेटल के साथ जुड़ा होगा। वो डिपेंड करेगा कि किस फैमिली का ये फ्लावर है। तो यहां पर हम लोग ने क्या क्या स्ट्रक्चर्स देखा, हम लोग ने यहां पर देखा ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। यस, ये अट्रैक्ट करने के लिए है कौन सा आपका, पेटल्स है, और ये सेपल है, इसको कैलिक्स और कोरोला बोलते हैं। तो यहां पर 2 वर्ग हैं, रिप्रोडक्टिव वर्ग हैं, कौन कौन सी, एंड्रोसियम और गाइनोसियम, और अट्रैक्ट करने के लिए क्या है, कैलिक्स और कोरोला। तो फाइनली ये स्ट्रक्चर्स था फ्लावर का। चलिए बच्चों थोड़ा सा
नेक्स्ट पेज पे पहुंचते हैं और देखते हैं कि हमारी एनसीईआरटी क्या कहती है। अगर हम बात करें तो आपको देखना होगा यहां पर, अगर बायोलॉजिस्ट की बात करें तो फ्लावर क्या है, एक मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल क्या है बच्चों, मार्वेल्स हैं एंड साइट्स हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के। एक बायोलॉजिस्ट के अनुसार हम एक जो कविता करते हैं, जो कवि होते हैं, उनकी नजरों से न देख के अगर हम एक बायोलॉजिस्ट की नजर से देखें तो क्या कह रहा है कि फ्लावर क्या है, मॉर्फोलॉजिकल और एक एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वेल्स हैं। किसके लिए मार्वेल्स हैं, और ये साइट किसके लिए बच्चों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की साइट है। जैसे कि आप क्लास 11 में आपने देखा था, हम लोग ने रीड किया था जो वेरियस पार्ट्स थे फ्लावर के, चाहे बात कैलिक्स की हो, कोरोला की हो, एंड्रोसियम की हो, गाइनोसियम्स की हो, थैलमस की हो, सभी कुछ हम लोगों ने वहां पर रीड किया है। अगर आप देखो तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पर रिकॉल करना पड़ेगा, क्योंकि उसी के आगे से ये चैप्टर स्टार्ट होता है। तो वो जो पार्ट्स है पर्टिकुलर फ्लावर के, टिपिकल फ्लावर के, उनके नाम आपको पता होना चाहिए। कैलिक्स क्या है, कोरोला क्या है, एंड्रोसियम क्या है, गाइनोसियम क्या है, इन सब के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। तो चलिए बच्चों, अब द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डेवलप्स फाइनली। आपने 2 यूनिट्स में पढ़ा, तो सेकंड यूनिट थी हमारी जहां पर हम लोग ने मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में इसके स्ट्रक्चर्स देखे थे, और ये हमारी यूनिट 6 है। इस यूनिट 6 का सेकंड चैप्टर है, तो 2 यूनिट्स में ये चीजें कंप्लीट हो रही है। अगर हम बात करें सबसे पहले कि चूंकि हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो मेन इवेंट है वो फर्टिलाइजेशन है। तो फर्टिलाइजेशन के पहले के जो इवेंट होते हैं, मतलब फर्टिलाइजेशन के पहले के इवेंट का मतलब क्या है, गैमीट का फॉर्मेशन। अगर गैमीट का फॉर्मेशन, अगर हम फ्लावर के रेफरेंस में बात करें तो पॉलन ग्रेन कैसे बनेंगे। अगर हम फीमेल गैमीट्स की बात करें तो फीमेल गैमेटोफाइट कैसे बनेगा ओव्यूल के अंदर। तो ये जो प्रोसेस होता है गैमीट्स के फॉर्मेशन का, इसको बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में बच्चों मेन चीज हमको क्या पढ़ना है, हमें इस इवेंट्स में पढ़ना है कि गैमीट का फॉर्मेशन कैसे होता है, चाहे हम मेल गैमीट की बात करें या हम फीमेल गैमीट की बात करें। और जो गैमीट्स के फॉर्मेशन होता है बच्चों, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। क्या बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस। चलिए अब हम इस इवेंट में देखेंगे बच्चों कि किस तरीके से मेल और फीमेल गैमीट्स बनते हैं। चलिए जरा इस पूरे इस पैराग्राफ को ले लेते हैं। क्या कह रहा है, प्री फर्टिलाइजेशन की अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चरल और इवेंट्स क्या है। कहता है कहां पहुंच गए हम लोग, ओके आ गए अपनी जगह, यस। अगर हम यहां पर बच्चों बात करें, यस, तो much before the actual flower is seen on a plant, the decision that the plant is going to flower has taken place. Several hormonal and structural changes are initiated which lead to the differentiation and further development of the floral primordium. बच्चों यहां पर कह रहा है कि आप देखिए किसी भी प्लांट की लाइफ साइकिल में आपको 3 चीजें देखने को मिलती हैं। पहला, जो उसकी लाइफ साइकिल में जो पहला जो साइकिल होती है, साइकिल का पहले तो होता है कि प्री फर्टिलाइज्ड फेज, पहली होती है प्री फर्टिलाइज्ड फेज। फिर होता है यहां पर जब मैच्योरिंग हो जाएगी तो यहां पर होगा फर्टिलाइजेशन फेज, और थर्ड होगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन फेज आएगी। तो 3 फेज में आप देखें किसी भी प्लांट्स में आपको लाइफ साइकिल देखने को मिलेगी। तो प्री फर्टिलाइजेशन से फर्टिलाइजेशन स्टेज में आना, फर्टिलाइजेशन से पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टेट में आना, ये टोटली इस बात पे डिपेंड करता है कि पर्टिकुलर प्लांट के अंदर हार्मोनल चेंजेस कैसे हो रहे हैं। जैसे जैसे हार्मोनल चेंजेस होंगे बच्चों, वैसे वैसे ये फेज कन्वर्ट होते जाएंगे। जैसे अगर हम बात करें तो यंग फेज मेच्योर में कब कन्वर्ट होगा, जब हार्मोनल चेंजेस होंगे। वही चीज यहां पर कह रहा है कि बहुत सारे हार्मोन्स, सेवरल हार्मोन्स और जो स्ट्रक्चरल चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं, सेवरल हार्मोन्स की वजह से ही आपको ये स्ट्रक्चरल चेंजेस देखने को मिलते हैं। और फेज में जो कन्वर्जन होता है बच्चों, वो इन्हीं हार्मोन्स की वजह से होता है। यस,
और ये जो डिफरेंशिएशन होता है वो इसी हार्मोन्स की वजह से होता है। अगर हम इन्फ्लोरेंसेस की बात करें तो इन्फ्लोरेंसेस कब बनता है और इन्फ्लोरेंसेस पे क्या होता है, इसमें सबसे पहले आपको क्या मिलेगी, फ्लोरल बड्स मिलेगी। स्टार्टिंग कहां से होगी, फ्लोरल बड्स की। तो ये जो स्टेज होगी इसको बोलेंगे फर्टिलाइजेशन फेज। मतलब जब फ्लावर का आना स्टार्ट होता है किसी प्लांट में तो बच्चों इस स्टेज को बोलते हैं कि फर्टिलाइजेशन फेज है। तो स्टार्टिंग कहां से होती है, फ्लोरल बड्स का बनना। यस, और फाइनली फ्लोरल बड्स किस में कन्वर्ट हो जाती है, फाइनली फ्लावर में। यस, फ्लावर जो होता है मेल का, इन द फ्लावर द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, तो मेल स्ट्रक्चर्स क्या है, एंड्रोसियम है, और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स क्या है बच्चों, गाइनोसियम है। एंड्रोसियम किसका बना है, स्टेमन का। गाइनोसियम किसका बना है, कार्पेल्स का। ओके, चलिए अगर हम बात करें तो आपको रिकलेक्ट दैट द एंड्रोसियम, एंड्रोसियम बच्चों जैसे कि मैंने आपको बताया था मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में कि एंड्रोसियम किसका बना होता है, स्टेमन की वर्ल होती है। यस, जो रिप्रेजेंट करती है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को, और जो गाइनोसियम होती है बच्चों ये रिप्रेजेंट करती है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अर्थात कार्पेल को। किसको, कार्पेल को। तो एंड्रोसियम और गाइनोसियम क्या है, एंड्रोसियम एक फाइनली वर्ल है किसकी, स्टेमन की। गाइनोसियम क्या है, जिसमें कार्पेल होती है, और आपको पता है एक फ्लावर के अंदर कई कार्पेल हो सकती है। क्लियर है बच्चों, तो इसको क्या बोलेंगे, गाइनोसियम। चलिए, तो इस जो पैराग्राफ में जो चीजें थी बच्चों हम लोग ने इसको क्लियर किया। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर बढ़ते हैं। और यस, अब हम बात करेंगे किसकी, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की, जिसको हम बोलते हैं बच्चों स्टेमन। क्या बोलते हैं इसको, हम बोलते हैं इसको स्टेमन। चलिए अगर हम बात करें स्टेमन की तो स्टेमन क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अगर आप यहां पे देखें बच्चों तो ये आपको स्टेमन यहां पर प्रॉपर दिख रहा है। जरा इस फिगर को बड़ा कर लेते हैं और चीजों को मैं यहां पे समझा देता हूं। यस यस, देखो बच्चों यहां पे आप क्या देख रहे हैं कि यहां पर प्रॉपर एक स्टेमन दिखाया गया है। यस, स्टेमन में सबसे ऊपर जो ये पार्ट है बच्चों किसका, इसको हम बोलते हैं एंथर, और ये जो पार्ट है बच्चों इसको बोलते हैं फिलामेंट। और मैंने जैसे कि बताया फिलामेंट या तो थैलमस के साथ अटैच होगा या पेटल के साथ अटैच होगा। अब यहां पे देखो कि अगर एंथर का इस तरीके से हम सेक्शन काटेंगे बच्चों, ट्रांसफर सेक्शंस काटेंगे, तो ये एंथर सबसे पहले तो यहां आप देखो बाई लोब मिल रहा है। एक लोब ये है ऊपर और नीचे दूसरा लोब है, तो ये दो बाई लोब स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है, बाई लोब स्ट्रक्चर होता है। तो बाई लोब स्ट्रक्चर्स का जब आप ट्रांसफर सेक्शंस काटेंगे तो बच्चों यहां पर आप देखिए, यहां पर इस जो एंथर को हम डाइथीकस भी बोलते हैं। एक थीका ये है और दूसरा थीका ये है, और एक थीका में बच्चों आपको दो पॉलन सैक मिलते हैं। तो एक एंथर में टोटल पॉलन सैक कितने होते हैं बच्चों, 4, 1 2 3 एंड 4 कितने होते हैं, 4 आपको पॉलन सैक मिलते हैं। यहां पे सबसे पहले अगर हम बात करें पॉलन सैक तो तब बनेंगे, पॉलन सैक के पहले जब तक पॉलन सैक नहीं बनते बच्चों तो इनको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। फिर से मैं आपको बता देता हूं, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं माइक्रो स्पोरेंजियम। तो माइक्रोस्पोरेंजियम बच्चों जब मेच्योर होती है तो क्या बनाती है, पॉलन सैक बनाती है। तो अगर कोई पूछे कि बाइलोब्ड एंथर में कितने माइक्रोस्पोरेंजियम होंगे, क्योंकि दो थीका है तो एक थीका में 2 माइक्रोस्पोरेंजियम है। अब क्योंकि 2 थीका है तो टोटल 2 और 2 कितने हो जाएंगे, 4। तो 4 माइक्रोस्पोरेंजियम आपको 2 थीका के अंदर मिलते हैं, जो बाइलोब्ड हमारा एंथर है। अब यहां पर देखें, यहां पर ये जो 4 माइक्रोस्पोरेंजियम है पहले क्या होगी, ये पहली यंग रही होगी, भी मैच्योर तो हुई नहीं है। तो सबसे पहले जब यंग स्टेज में रहती है बच्चों तो हम इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम, और बाद में यही माइक्रोस्पोरेंजियम कन्वर्ट हो जाती है किसमें, पॉलन सैक में। और इसी पॉलन सैक के अंदर क्या होगा, पॉलन मदर सेल होंगे। क्या होंगे बच्चों, पॉलन मदर सेल होंगे, और यही पॉलन मदर सेल में क्या होगा, मियोसिस होगा। क्या होगा, मियोसिस होगा, जिससे हमारे बनेंगे पॉलन ग्रेन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब एनसीईआरटी, हमारी एनसीईआरटी में क्या लिखा है जरा इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। यस, देखो यहां पर जैसे कि मैंने बताया स्टेमन कैसा है आपका,
जो एंजियोस्पर्म का एंथर कैसा है, बाइलोब्ड है। इसको हम क्या बोलते हैं, डाइथीकस भी बोलते हैं, क्योंकि 2 थीका है और एक थीका के अंदर 2 माइक्रोस्पोरेंजिया है। यस, देखो यहाँ पर माइक्रोस्पोरेंजिया के बारे में बताया गया है। यस, और माइक्रोस्पोरेंजिया कहां पर लोकेटेड है, इन्हीं जो लोब है उसी पर उपस्थित है। और जो 2 लोब में, एक लोब में कितनी माइक्रोस्पोरेंजिया होती है, 2 होती है। चलिए इसको जरा हम लोग एक एक लाइंस को क्लियर करते हैं बच्चों, तभी हमको चीजें समझ में आएंगी। क्या कह रही है पहली लाइन? पहली लाइन कह रही है कि अगर हम पार्ट्स की बात करें स्टैमेन की, तो स्टैमेन क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ये कैसा होता है, लॉन्ग होता है, स्लेंडर होता है, और इसकी स्टाक को हम क्या बोलते हैं, फिलामेंट। फिलामेंट्स क्या है, यही हमारा फिलामेंट है। एंड जो टर्मिनल जो है जनरली कैसा होता है, ये बाइलोब होता है। ये बाइलोब स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, एंथर बोलते हैं। यस, तो अब जो प्रॉक्सिमल एंड है फिलामेंट्स का, वो किसके साथ अटैच होता है, थैलमस के साथ अटैच होगा, या तो पेटल के साथ अटैच होगा फ्लावर के। मैंने क्या बताया, ये जो लास्ट वाला एंड है, जैसे सपोज दैट ये हमारा एंथर है, तो ये या तो थैलमस के साथ अटैच होगा, या अगर कोई यहां पर पेटल लगी है तो पेटल के साथ अटैच हो सकता है इसका लास्ट एंड। जो नंबर होती है, जो इनकी संख्या होती है स्टैमेन की, और इनकी जो लंबाई होती है बच्चों, डिफरेंट फ्लावर में अलग अलग होती है। और कभी कभी तो एक ही फ्लावर में स्टैमेन्स की लंबाई अलग अलग भी देखने को मिलती है। क्लियर है? क्या कह रहा है कि जो नंबर है और इसको जो लंबाई है स्टैमेन्स की, ये वेरिएबल होती है, अलग अलग होती है, अलग अलग फ्लावर में और अलग अलग डिफरेंट स्पीसीज में। यदि आप कलेक्ट करें स्टैमेन को, यस, एक ही फ्लावर से 10 फ्लावर से, तो आप देखेंगे कि यहां पर आपको डिफरेंट स्पीसीज में डिफरेंट आपको लेंथ, उनके लेंथ में वेरिएबिलिटी आपको देखने को मिलेगी। और अगर स्लाइड में रख के आप उसको देखेंगे तो वहां पर आपको लंबाई अलग अलग मिलेगी। यस, और यू विल बी एबल टू एप्रिशिएट द लार्ज वेरिएशन इन साइज सीन इन नेचर। तो आप देखकर आपकी प्रशंसा करोगे कि आप देखो नेचर ने कितनी वेरिएबिलिटी यहां पर स्टैमेन्स की लेंथ पे बनाई हुई है। अगर हम केयरफुली ऑब्जर्वेशन करें प्रत्येक स्टैमेन का, तो कहता है डिसेक्टिंग करें माइक्रोस्कोप के अंदर, जो डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप होता है, तो आप पाएंगे नीट डायग्राम वुड बी इलुसिडेट द रेंज इन शेप एंड अटैचमेंट ऑफ एंथर इन डिफरेंट फ्लावर। तो आप पाएंगे डिफरेंट फ्लावर में जो एंथर का अटैचमेंट कहीं पर थैलमस के साथ है, कहीं पर पेटल के साथ है। अलग अलग स्पीसीज में जो स्टैमेन है उसकी लंबाई आपको अलग अलग मिल रही है। तो स्टैमेन का अटैचमेंट कहीं पर थैलमस के साथ है, कहीं पर पेटल के साथ है, और जो स्टैमेन की लंबाई है, स्टैमेन के फिलामेंट्स की लंबाई है, वो अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग देखने को मिलती है। चलिए जरा पैराग्राफ को थोड़ा सा ऊपर करते हैं, और क्या कह रहा है जरा इसको समझ लेते हैं। कहते हैं कि जब भी किसी टिपिकल एंजियोस्पर्म की एंथर की आप बात करेंगे, तो कैसे मिलते हैं बच्चों, बाइलोब्ड मिलते हैं। कैसे मिलते हैं, बाइलोब्ड मिलते हैं। और प्रत्येक लोब में आपको 2 थीका देखने को मिलेंगे। देख रहे हैं यहां पर इस तरीके से अगर आप देखें तो यहां पर आपको 2 थीका यहां पर प्रॉपर देखने को मिलते हैं, 1 और 2। और इसीलिए हम इसको क्या टर्म देते हैं, इसको हम बोलते हैं डाइथीकस। यहां पर आप देखें, अगर यहां पर आप देखिए बच्चों, तो यहां पर देखो 2 थीका मिल रहे हैं, एक थीका ये है, एक थीका ये है, और एक थीका ये है। तो ये कैसा है, डाइथीकस है। कहता है जब भी आप लॉन्गिट्यूडिनल ग्रोव्स आप देखेंगे, वो रन करेगी इसकी लंबाई में, और फाइनली 2 थीकस को आपस में अलग करती है। यस, लेट अस अंडरस्टैंड द वेरियस टाइप ऑफ टिश्यू। बहुत अलग तरीके की टिश्यू, वेरियस टाइप के टिश्यू आपको यहां पर मिलेंगे ट्रांसफर सेक्शन जब आप काटेंगे एंथर का। अगर हम बात करें बच्चों कि जो बाइलोब्ड नेचर होता है एंथर का, बहुत डिस्टिंक्ट होता है ट्रांसफर सेक्शन में। जब आप इसको देखेंगे, जब इसको ट्रांसफर सेक्शन में आप देखेंगे, यहां पर पाएंगे कि एंथर क्या है, 4 साइटेड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है, और इसमें आपको 4 माइक्रोस्पोरेंजिया देखने को मिलती है। और प्रत्येक थीका में आपको कितनी मिलेंगी, 2 माइक्रोस्पोरेंजिया मिलेंगी, जो कॉर्नर में अवेलेबल होंगी, 2 इन ईच लोब। क्योंकि 2 लोब हैं तो एक लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया देखने को मिलती है। तो टोटल कितनी माइक्रोस्पोरेंजिया हो गई बच्चों, टोटल हो गई 4। देख रहे हैं आप यहां पे 1 2 3 एंड 4, तो 4 माइक्रोस्पोरेंजिया आपको देखने को यहां पे मिली। चलिए
अब इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं और थोड़ा सा ऊपर करते हैं। यस, अगर हम बात करें माइक्रोस्पोरेंजिया की, तो माइक्रोस्पोरेंजिया पुनः डेवलप हो जाता है जब मेच्योर हो जाता है, तो यही किसमें बदल जाता है, पॉलन सैक में। तो शुरुआत में हम क्या इसको बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया, और अगर ये मेच्योर हो गया तो हम इसको क्या बोलेंगे बच्चों, पॉलन सैक। इसको बोलेंगे हम पॉलन सैक। They extend longitudinally all through the length of an anther and are packed with pollen grain। और इसी pollen sacs के अंदर कौन पैक होते हैं, pollen grain। और यही pollen mother cell जब म्यूटिकली डिवाइड करती है तो एक pollen mother cell से कितने बनेंगे, 4 pollen grains बनेंगे। उनके भी बारे में, उसके pollen grain के प्रॉपर के स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अगर हम बात करें एक माइक्रोस्पोरेंजियम के स्ट्रक्चर्स की, तो माइक्रोस्पोरेंजियम के स्ट्रक्चर्स को अगर आप देखना चाहेंगे तो जब आप ट्रांसफर सेक्शन बच्चों काटेंगे इस एंथर का, तो आपको टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम देखने को मिलेगी। और यहां पर इसके बाहर आपको सर्कुलर आउटलाइन भी देखने को मिलती है। चलो, यहां पर जो एनसीईआरटी में हमारी फिगर दिया गया बच्चों, उस फिगर के माध्यम से मैं आपको एक माइक्रोस्पोरेंजियम के प्रॉपर स्ट्रक्चर्स को समझा देता हूं। आप देखिए बच्चों, यहां पर प्रॉपर कट सेक्शन आपको दिख रहा है एंथर का, और यहां पर आपको 4 माइक्रोस्पोरेंजिया दिख रही है, 1 2 3 एंड 4। कितने ठीक है, 2, एक इधर है और एक इधर है, ठीक है। और बीच में ये क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। सबसे पहले अगर हम एक माइक्रोस्पोरेंजिया की बात करें बच्चों, ये देखो ये माइक्रोस्पोरेंजिया है, और इसी माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर जिससे स्पोर बनते हैं, पॉलीग्रेन बनते हैं, जिसको हम माइक्रोस्पोर बोलते हैं, जब वो मेच्योर नहीं होते हैं तो उसको माइक्रोस्पोर बोलते हैं। तो ये माइक्रोस्पोर बनाने के लिए जो इसके अंदर टिश्यू होता है, उस टिश्यू को हम बोलते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू। क्लियर है? तो माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर बच्चों क्या होगा, स्पोरोजिनस टिश्यू। अब देखो, स्पोरोजिनस टिश्यू को सराउंड की होती है एक लेयर, जिस लेयर को हम बोलते हैं टैपेटम। इस लेयर को क्या बोलते हैं, टैपेटम। इस लेयर के बारे में कहा जाता है कि इस लेयर में उपस्थित बच्चों जो सेल होते हैं, इस लेयर में उपस्थित जो सेल होते हैं, उसमें आपको डेंस साइटोप्लाज्म मिलता है, एक से ज्यादा न्यूक्लियस मिलते हैं, मतलब बाई न्यूक्लिएट हो सकते हैं। और टैपेटम लेयर की जो सेल्स होती हैं, एक्चुअली अंदर जो पॉलन ग्रेन इसके अंदर जो डेवलप होंगे, उनको डेवलपमेंट होने में नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं, नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। अगर इसको आप यहां पर देखें तो बच्चों सबसे अंदर ये जो दिख रहा है, ये दिख रहा है माइक्रोस्पोर मदर सेल दिख रहा है, और ये जो पूरे सेल हैं, ये ये सब है स्पोरोजिनस टिश्यू। इस स्पोरोजिनस टिश्यू में सबसे अंदर एक सेल जो डिफरेंशिएट हो गया, किसमें, माइक्रोस्पोर मदर सेल में। और यही माइक्रोस्पोर मदर सेल में जब रिडक्शन डिवीजन होगा तो इससे क्या बनेंगे, इससे बनेंगे माइक्रोस्पोर। और यही माइक्रोस्पोर जब मेच्योर हो जाएंगे बच्चों, तो हम इनको बोलेंगे पॉलन ग्रेन। तो यहां पर ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू के ऊपर जो बच्चों ये लेयर है, ये जो लेयर आप देख रहे हैं, ये वाली, यही इसी लेयर को हम बोलते हैं टैपेटम। और ये जो लेयर है टैपेटम, ये एक्चुअली नरिशमेंट प्रोवाइड करती है जो पॉलन ग्रेन इसके अंदर डेवलप हो रहे हैं। तो टैपेटम की जस्ट ऊपर जो लेयर होती है, वो होती है बच्चों मिडिल लेयर। देख रहे हैं, ये है हमारी मिडिल लेयर। मिडिल लेयर से जस्ट ऊपर जो लेयर होगी, वो होगी एंडोथीसियम। और एंडोथीसियम में सबसे ऊपर वाली जो लेयर होगी एंडोथीसियम के ऊपर बच्चों, ये होगी एपिडर्मिस। तो अगर बाहर से अंदर की ओर हम देखें तो लेयर कैसी मिल रही, सबसे पहले एपिडर्मिस, फिर मिल रही एंडोथीसियम, फिर मिल रही है मिडिल लेयर, और मिडिल लेयर के भी नीचे है टैपेटम। और यही वो टैपेटम लेयर है जो नरिशमेंट प्रोवाइड करती है जब पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट इसके अंदर होता है। और इसमें मैंने क्या बताया, टैपेटम वाली जो लेयर की जो सेल्स है बच्चों, इसका यहां से क्वेश्चन होता है, इसके सेल कैसे होंगे, साइटोप्लाज्म इसमें डेंस होगा, और एक से ज्यादा न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं, बाई न्यूक्लिएट कंडीशन भी देखने को मिलती है। क्लियर है? तो इस तरीके से बच्चों, अगर अब यहां पर जब फाइनली जो पॉलन ग्रेन है मेच्योर हो गए हैं, तो नीचे के फिगर में दिखाया गया है कि जब ये प्रॉपर मेच्योर हो जाता है तो किस तरीके से प्रॉपर यहां पर जो पॉलन ग्रेन्स है वो रिलीज हो रहे हैं। आप देख रहे हैं यहां पर पॉलन ग्रेन प्रॉपर यहां पर इस तरीके से यहां पे रिलीज हो रहे हैं, ये पॉलन ग्रेन यहां पर रिलीज हो रहे हैं प्रॉपर। ठीक है, चलिए, तो ये प्रॉपर वही स्ट्रक्चर्स दिखाया गया। सबसे ऊपर वाला स्ट्रक्चर्स कौन सा है आपका, क्या बताया था, एपिडर्मिस, फिर अंदर क्या है, एंडोथीसियम, फिर क्या है, मिडिल लेयर, और सबसे अंदर कौन सी है, टैपेटम लेयर। यहां पर एक चीज मुझे और बतानी थी बच्चों, जो हम लोग अभी मिस कर रहे हैं, जरा उसकी बात कर लेते हैं।
अगर हम यहां की बात करें तो इसमें जो 3 लेयर हैं, कौन कौन सी, इसमें जो 3 लेयर है कौन सी, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और मिडिल लेयर। ये तीनों की लेयर का जो काम है ये एक्चुअली प्रोटेक्शन देती हैं। क्या देती है, प्रोटेक्शन देती हैं। प्लस पॉलन ग्रेन जब मेच्योर हो जाते हैं तो उसको रिलीज करने में हेल्प करती हैं, और उनको रिलीज करने में हेल्प करती हैं ये तीनों लेयर। और जो हमारी टैप्टम वाली लेयर है वो मैंने आपको बताया ये नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। चलिए, और फाइनली यहां पर इस फिगर से हम लोग ने समझ लिया कि जब पॉलन ग्रेन मेच्योर होते हैं तो किस तरीके से बाहर आते हैं। चलिए, अब लिखा क्या है हमारी एनसीईआरटी में, जरा इसको समझ लेते हैं। क्या कह रही है हमारी एनसीईआरटी? एनसीईआरटी कह रही है कि जब एक माइक्रोस्पोरेंजियम का आप एक टिपिकल स्ट्रक्चर्स देखेंगे ट्रांसफर सेक्शन में, तो आप वहां पर पाएंगे कि ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है कई लेयर से सर्कुलर है, कई लेयर इसके बाहर आपको देखने को मिल रही हैं आउटलाइन में। यस, और जनरली सराउंडेड बाय 4 वॉल लेयर। जनरली कितनी लेयर से सराउंडेड थी? 4 वॉल लेयर। सबसे बाहर वाली कौन सी थी? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के अंदर थी एंडोथीसियम, एंडोथीसियम के नीचे थी मिडिल लेयर, और जो टैप्टम थी वो सबसे इनर मोस्ट लेयर थी, और टैप्टम के अंदर ही क्या था, पॉलिन जो सैक था वो टैप्टम लेयर से ही सराउंडेड था। यस, कह रहा है कि जो बाहर की जो 3 लेयर्स हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, इनका जो काम है वो प्रोटेक्शन है, और जो पॉलन ग्रेन के रिलीज होने में ये हेल्प करती हैं। जो इनर मोस्ट वॉल लेयर है जिसको हमने टैप्टम बोला, इसका काम क्या है? नरिशमेंट प्रोवाइड करना, किसको? पॉलन ग्रेन को। जो सेल्स होती है टैप्टम की, मैंने बताया इसका स्पेशल कैरेक्टर्स है। यहां पर क्या है, यहां पर आपको डेंस साइटोप्लाज्म देखने को मिलता है, और इसमें आपको एक से ज्यादा इसके सेल में न्यूक्लियस देखने को मिलेंगे। यस, तो टैप्टम के बारे में बच्चों पूछा जाता है। अगर आप देखो, अगर आप विचार करो कि कैसे जो टैप्टम सेल्स हैं ये बाइन्यूक्लिएट्स हो जाते हैं। When the anther, जब एंथर यंग होता है तो एक ग्रुप ऑफ कंपैक्टली अरेंज्ड होमोजेनस सेल्स कॉल्ड स्पोरोजेनस टिश्यू ऑक्युपाइज द सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम। जो 4 माइक्रोस्पोरेंजियम थे, जैसे अगर एक माइक्रोस्पोरेंजियम है तो उसके सेंटर में एक स्पोरोजेनस टिश्यू होते हैं बच्चों, इस तरीके से स्पोरोजेनस टिश्यू होते हैं, और यही स्पोरोजेनस टिश्यू में जो सेल्स हैं वो स्पोर मदर सेल में कन्वर्ट हो जाती हैं, और फाइनली जब इसमें रिडक्शन डिवीजन होता है तो उसी से स्पोर बनते हैं जिसको माइक्रोस्पोर बोलते हैं, और जब ये मैच्योर हो जाते हैं तब इनको पॉलन ग्रेन हम बोल देते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम बात करेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब होता है किसकी जेनेसिस? माइक्रोस्पोर की जेनेसिस, कि माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन कैसा होता है। तो फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोर तब कहते हैं जब पॉलन ग्रेन मैच्योर नहीं होता है। ठीक है, तो पॉलन मदर सेल और माइक्रोस्पोर मदर सेल बच्चों एक ही चीज है। बहुत सारे बच्चे इस टर्म में कंफ्यूज हो जाते हैं। माइक्रोस्पोर मदर सेल और पॉलन मदर सेल दोनों की दोनों क्या है? सेम टर्म है। यस, और दोनों सेल्स कैसे होते हैं, इनकी डिप्लॉइडी लेवल कैसे होते हैं? डिप्लॉइड होते हैं। और इन्हीं सेल्स में जब मियोसिस होगा तो जो पॉलन ग्रेन बनेंगे वो कैसे बनेंगे? हैप्लॉइड बनेंगे, क्योंकि उन्हें गैमेट बनना है। ओके बच्चों, चलिए अब हम बात करते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस की। क्या कह रहा है? जैसे एंथर डेवलप होता है, जो सेल्स होती हैं स्पोरोजेनस टिश्यू की, उसमें मेयोटिक डिवीजन होगा और वो बनाएंगे क्या? माइक्रोस्पोर टेट्रेट्स बनाते हैं। What would to be ploidy of the cells of the tetrad? भाई टेट्रेड की प्लाइडी लेवल क्या होगी? हैप्लॉइडी तो होंगे। एक अगर माइक्रोस्पोर की बात करें तो क्या होगा? हैप्लॉइड होगा, और अगर पूरा को मिला के बोल देंगे तो फिर टेट्राप्लॉइड, तो उसका कोई मतलब नहीं है। चलिए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात आगे का। अगर हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की बात करें बच्चों, तो अब हमें माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में जो पॉइंट्स दिए हैं उसको हमें यहां पर स्टेप बाय स्टेप समझना है। क्या पॉइंट्स कह रहे हैं? कह रहा है कि प्रत्येक सेल जो स्पोरोजेनस टिश्यू में आपको देखने को मिलता है उसके अंदर क्षमता होती है, और प्रत्येक सेल से माइक्रोस्पोर टेट्रेड बन सकते हैं। मतलब एक सेल डिवाइड करेगा तो आपको एक माइक्रोस्पोर टेट्रेड देखने को मिलेगा। मतलब टेट्रेड का मतलब होता है 4 माइक्रोस्पोर एक साथ लगे रहते हैं। तो प्रत्येक स्पोरोजेनस सेल के पास क्षमता होती है कि माइक्रोस्पोर टेट्रेड बना दे। ईच वन इज
पोटेंशियल पॉलन, और प्रत्येक जो माइक्रोस्पोर टेट्राड है उसमें से हर एक पोटेंशियल पॉलन या पॉलन ग्रेन में कन्वर्ट हो सकता है। यस, ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होती हैं, तो माइक्रोस्पोर मदर सेल में तो रिडक्शन डिवीजन होगा, मियोसिस होगा, तभी तो 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे, और चूंकि चारों एक दूसरे से जुड़े होते हैं तो हम इसको बोल देते हैं टेट्राड। क्या वर्ड दे देते हैं इसको? माइक्रोस्पोर टेट्राड बोल देते हैं। क्या कह रहा है? जो प्रोसेस है किसका? माइक्रोस्पोर के बनने का, किसी पॉलन मदर सेल से या माइक्रोस्पोर मदर सेल से, वो किस प्रोसेस से होता है बच्चों? मियोसिस से होता है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब क्या है? माइक्रोस्पोर का बनना। जो माइक्रोस्पोर होते हैं, जैसे कि आप जानते हैं, ये बनते हैं तो एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे, तो ये क्लस्टर के फॉर्म में गुच्छे में हो जाते हैं 4 सेल में, और इन्हीं टेट्राड को, इन्हीं ये जो स्ट्रक्चर है बच्चों, इसी स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। अगर आप देखें कि जब एंथर मैच्योर है और जब ये डिहाइड्रेट हो जाता है, यस, तो जो लेयर है बाहर वाली, कौन सी? जो प्रोटेक्शंस दे रही थी, वही एपिडर्मिस है ना, फिर मिडिल लेयर थी, फिर एंडोथेलियम थी, तो तीनों की तीनों क्या हो जाएंगी? फिर क्या हो जाएंगी? वो फटेंगी और फाइनली पॉलन ग्रेन बाहर आएगा। तो जब जो एंथर जब मैच्योर हो जाता है और जब डिहाइड्रेट हो जाता है, मतलब उसमें जब पानी की कमी हो जाती है, सूख जाता है, तो जो माइक्रोस्पोर्स हैं वो डिसोसिएट हो जाते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं, और प्रत्येक एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, और किसमें डेवलप हो जाएंगे बच्चों? पॉलन ग्रेन में डेवलप हो जाएंगे। अगर हम बात करें, प्रत्येक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर सेवरल थाउजेंड, बहुत हजार जो माइक्रोस्पोर्स या पॉलन ग्रेन्स के अंदर बनते हैं, जो कि रिलीज होते हैं जब एंथर का डिस्चेंस होता है। क्लियर है बच्चों? चलिए, पॉलन ग्रेन के बारे में क्या कह रहा है कि जो पॉलन ग्रेन है वही रिप्रेजेंट करते हैं मेल गैमेटोफाइट को। तो मेल गैमेटोफाइट को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? पॉलन ग्रेन। और फीमेल गैमेटोफाइट्स को कौन रिप्रेजेंट करेगा? ओव्यूल्स के अंदर बनेगा फीमेल गैमेटोफाइट, यस, जिसको हम बोलेंगे एम्ब्रियो सैक। अगर हम बात करें, यदि आप टच करें ओपन एंथर्स ऑफ हिबिस्कस, हिबिस्कस के एंथर को बच्चों अगर आप टच करें, और एनी अदर फ्लावर को, तो आप यू वुड फाइंड डिपोजिशन ऑफ येलो पाउडरी पॉलन ग्रेन्स ऑन योर फिंगर। तो आपको पीले रंग का पाउडर आपके फिंगर में लग जाएगा, और वास्तव में पाउडर क्या है? वो पॉलन ग्रेन ही है। Sprinkle these grains on a drop of water taken on a glass slide and observe under. Observe under. क्या कह रहा है नेक्स्ट पेज में? Yes. Under a microscope, you will really be amazed at the variety of architecture, size, shape, color, design seen on the pollen grain from different species to different. अलग अलग स्पीसीज के अगर पॉलन ग्रेन को बच्चों आप देखेंगे, तो उसका जो फैसिनेटिंग है, ऊपर की जो एक्साइन है, उसका जो आपको स्ट्रक्चर मिलेगा, अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग मिलेगा, और इनके स्ट्रक्चर से भी हम ये पहचान पाते हैं कि पर्टिकुलर पॉलन ग्रेन किस स्पीसीज का है। तो पॉलन ग्रेन जनरली कैसे होते हैं बच्चों? जनरली तो ये गोल होंगे, स्फेरिकल होंगे, जो आप हमारी एनसीईआरटी कहती है। क्या कहती है? जनरली पॉलन ग्रेन कैसे होते हैं? स्फेरिकल होते हैं, और अगर आप इसको मेजरिंग करेंगे तो इसका मेजरमेंट आता है 25 to 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर में। इसमें प्रोमिनेंट आपको 2 लेयर देखने को मिलती हैं। बाहर वाली लेयर को बोलते हैं एक्साइन, और अंदर वाली लेयर को बोलते हैं इंडाइन। यस, तो जो एक्साइन लेयर होती है बच्चों, ये बनी होती है स्पोरोपोलेनिन की, और ये स्पोरोपोलेनिन के बारे में जाना जाता है कि सबसे ज्यादा मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल होता है बच्चों, और ये बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर में और स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग एल्कलाई कंडीशन में भी डिग्रेड नहीं होता है। और इसी एबिलिटी की वजह से जो पॉलन ग्रेन है, बहुत समय तक, कुछ जगहों पर तो देखे गए हजारों सालों तक ये पॉलन ग्रेन अपने आप को जीवित रख पाने में सफल हो पाए। किसकी वजह से? ये जो बाहर पॉलन ग्रेन के ऊपर जो लेयर होती है एक्साइन, जो बनी हुई है स्पोरोपोलेनिन की, और जो नीचे वाली लेयर होती है वो बनी होती है बच्चों इंडाइन की, और ये बनी होती है 2 मटेरियल के द्वारा, सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है। कौन सी? इंडाइन लेयर। और जो इंडाइन होती है वो कैसी है? थिन है, कंटिन्यूअस लेयर है, ये थिन है और कंटिन्यूअस लेयर है,
और जो बनी होती है सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है। ये बनी होती है सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है। जबकि जो ऊपर वाली लेयर है एक्साइन, वो कंटीन्यूअस नहीं होती, वहां पर एक जगह छोटा सा छिद्र भी देखने को मिलेगा, यस, जर्मपोर देखने को मिलेगा। तो वहां पर जो है जो स्पोरोपोलिनियन एब्सेंट होती है। अभी हम आपको आगे स्ट्रक्चर्स दिखाने वाले हैं पर्टिकुलर पॉलिन ग्रेन का, तो वहां पर भी चीजें आपको आप बताएंगे। जो साइटोप्लाज्म होता है बच्चों पॉलिन ग्रेन का, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा घिरा रहता है। और जब पॉलिन ग्रेन मैच्योर हो जाते हैं तो इसमें आपको दो सेल्स स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलता है। अब जब पॉलिन ग्रेन मैच्योर होगा तो उसमें दो सेल होंगी, एक सेल होगी वेजिटेटिव सेल और दूसरी होगी बच्चों जनरेटिव सेल। एक होगी वेजिटेटिव सेल और दूसरी होगी जनरेटिव सेल। जो वेजिटेटिव सेल्स होती है उसका साइज बड़ा होता है, जो जनरेटिव सेल होती है उसका साइज छोटा होता है, और वेजिटेटिव सेल्स के साइटोप्लाज्म में ही ये जनरेटिव सेल्स तैरती रहती है। अभी स्ट्रक्चर्स में आपको दिखाने वाला हूं। वेजिटेटिव सेल्स कैसी होती है? बड़ी होती है, इसमें आपको अबंडेंट फूड रिजर्व मिलेगा और लार्ज इरेगुलर शेप्ड न्यूक्लियस मिलेगा। जबकि जो जनरेटिव सेल्स है वो साइज में छोटी होगी और वेजिटेटिव न्यूक्लियस जो वेजिटेटिव सेल्स के साइटोप्लाज्म में ये तैरती रहती है। ये जो हमारी जनरेटिव सेल है इसका शेप कैसा होता है? स्पिंडल शेप्ड होता है। स्पिंडल शेप्ड का मतलब क्या है? जैसे गुल्ली होती है ना, ये दोनों एंड पे ये टैपरिंग होती है, स्पिंडल शेप्ड होता है। और यहां पर भी आपको डेंस साइटोप्लाज्म देखने को मिलेगा और एक न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। लगभग 60% जो एंजियोस्पर्म की स्पीसीज होती हैं वहां पर जो पॉलिन ग्रेन होते हैं यही 2 सेल स्टेज में बाहर आते हैं, यस। लेकिन जो 40% स्पीसीज हैं वहां पर जो पॉलिन ग्रेन होंगे बच्चों वो 3 सेल स्टेज में बाहर आएंगे। जो नीचे हमारी जो जनरेटिव सेल है उसका जो न्यूक्लियस डिवाइड करता है, यस, तो 2 मेल गैमेट्स वहां पर बन जाते हैं। तो 3 सेल स्टेज में 40% केसेस में होता है। जरा फाइनल हम जरा स्ट्रक्चर्स बच्चों देखते हैं इसका, तभी ये जो सारी चीजें मैंने आपको बताई वो आपको समझ में आने वाली हैं। चलिए यहां पर सबसे पहले पॉलिन ग्रेन के प्रॉपर स्ट्रक्चर्स पहले आपको दिखाऊं। तो यहां पर देखिए बच्चों पॉलिन ग्रेन्स के बारे में आप देखें कि जो पॉलिन ग्रेन्स मेनी स्पीसीज की वो एलर्जी को भी जनरेट करते हैं। आप जानते हैं जो पॉलिन ग्रेन्स हैं तो जब अपने सीजन्स में होते हैं, जब पॉलिन ग्रेन मैच्योर होते हैं बाहर आते हैं अंदर से, तो हवा के साथ प्रॉपर हवा में उड़ते हैं। तो जो मरीज होते हैं, पेशेंट, अस्थमा के पेशेंट्स होते हैं या जिनको लंग्स की शिकायत होती है, तो जब हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को तो उसी के साथ ये पॉलिन ग्रेन हमारी लंग्स में भी चले जाते हैं और एलर्जी का कारण बनते हैं। तो क्या लिखा हुआ है? जो पॉलिन ग्रेन्स हैं मेनी स्पीसीज cause several allergy and bronchial affection in some people, often leading to chronic respiratory disorder। कुछ क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर से जो बंदे सफर कर रहे होते हैं, जैसे अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, तो वहां पर ये पॉलिन ग्रेन एलर्जी का कारण बनते हैं। तो फाइनली अगर आप यहां पर देखें बच्चों, तो जो ये फिगर यहां पर दिखाया गया है, इस फिगर में आपको पोजीशंस दिखाई जा रही है, यस। अगर हम बात करें यहां पे, तो यहां पर स्टेज है माइक्रोस्पोर मैच्योरिंग इनटू पॉलिन ग्रेन। तो किस तरीके से फाइनली जो माइक्रोस्पोर है, देखो यहां पर ये जो माइक्रोस्पोर है किस तरीके से फाइनली ये पॉलिन ग्रेन में कन्वर्ट हो रहा है। यहां पर आप देखें कि किस तरीके से एक माइक्रोस्पोर है, किस तरीके से फाइनली एक पॉलिन ग्रेन में कन्वर्ट हो गया। देखो माइक्रोस्पोर है, यहां पर वैक्यूल्स दिखाए गए हैं, ये इसका न्यूक्लियस है, यस। और यहाँ पर फाइनली जब यहाँ पर क्या होता है, न्यूक्लियस का माइटोटिक डिवीजन होता है, तो यहाँ पर देखो एसिमेट्रिकल स्पिंडल दिखाए गए हैं, 2 सेल, 2 न्यूक्लियस यहाँ पर बन गया, फिर वो सेल में कन्वर्ट हो गया। जो बड़ी वाली सेल थी बच्चों उसको हमने बोला वेजिटेटिव सेल, और जो छोटी सेल थी बोला जनरेटिव सेल। मैंने आपको जैसे कि बताया था कि वेजिटेटिव सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है काफी डेंस होता है और ये सेल बड़ी होती है, और इसी के साइटोप्लाज्म में ये जो जनरेटिव सेल्स है वो यहाँ पर तैर रही होती है। तो ये प्रॉपर देखिए कि 2 सेल स्टेज है पॉलिन ग्रेन का, जो प्रॉपर यहाँ पर दिखाया गया है कि किस तरीके से माइक्रोस्पोर स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से ये 2 सेल स्टेज में कन्वर्ट हुई। जैसे कि मैंने बताया 60% एंजियोस्पर्म में तो इसी स्टेज में होती है, लेकिन 40% एंजियोस्पर्म में क्या होता है कि ये जो जनरेटिव सेल है फिर ये डिवाइड करती है इसका न्यूक्लियस, फिर डिवाइड करेगा और 2 मेल गैमेट बनाएगा, तो ये 3 सेल स्टेज हो जाएगा। जो मैंने आपको यहां पर बताया था, क्या बताया था कि 60% स्टेज में पॉलिन ग्रेन इसी 2 सेल स्टेज में बाहर आता है
और 40% में, ये बताया था ना यहाँ पर 60% एंजियोस्पर्म में पॉलिन ग्रेन 2 सेल स्टेज में बाहर आता है, और जो रिमेनिंग है 40% एंजियोस्पर्म में ये 3 सेल स्टेज में पॉलिन ग्रेन बाहर आ जाता है। चलिए, पॉलिन ग्रेन जैसे कि मैंने बताया कई एलर्जी का कारण है। आप थोड़ा सा इसके आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट पेज में पहुंचते हैं। यस, यहां पर जो कि पॉलिन ग्रेन्स की अगर हम बात करें इसकी केमिस्ट्री की बच्चों, तो पॉलिन ग्रेन में बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट होता है। अब देखो जहां पर भी न्यूट्रिएंट होगा उस न्यूट्रिएंट को हम यूज कर लेंगे, क्योंकि ह्यूमंस की क्या है, ये आपको देखने को मिलता है ह्यूमन में कि जब भी किसी स्पीशीज में उसको बेनिफिट मिलता है उसका बेनिफिट वो तुरंत उठा लेते हैं। तो ठीक यहां पर भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि पॉलिन ग्रेन में बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स हैं। तो आज की डेट में ये फैशन बन गया रिसेंट में कि आज पॉलिन टैबलेट्स आपको देखने को मिलती है मार्केट में, फूड सप्लीमेंट्स में पॉलिन ग्रेन का यूज किया जाता है। वेस्टर्न कंट्री की अगर हम बात करें तो लार्ज नंबर ऑफ पॉलिन प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट, सिरप ऑफ मार्केट में अवेलेबल हैं। तो देखिए, ये देख रहे हैं आप, पॉलिन की ये टैबलेट है, फ्रॉम कहां लिखा हुआ है, इंग्लैंड से लिखा है, बी पॉलिन है, नेचुरल बी कलेक्टेड पॉलिन इन टीनी गोल्डन पॉड्स, ए नेचुरल फूड फ्रॉम हनी बी। यस, देख रहे हैं आप, ये टैबलेट है। यहां पर आपको सिरप दिख रहे हैं, ये सिरप है। यस, ये पॉलिन प्रोडक्ट्स हैं, तो इनका पॉलिन का यूज यहां पर भी किया जाता है। चलिए, अगर हम देखें बच्चों तो क्या लिखा हुआ है, When once they are set, जब एक बार पॉलिन ग्रेन बाहर आ जाते हैं, सेट हो जाते हैं, तो पॉलिन ग्रेन कहां पर लैंड करेंगे, स्टिग्मा में। किसके स्टिग्मा में, पिस्टिल के। और जब स्टिग्मा पे लैंड करेंगे तो अगर प्रॉपर टाइम पे वो लैंड नहीं करते, वहां पर पॉलिन ग्रेन अगर जर्मिनेट ना हो तो इनकी अपनी वायबिलिटी को भी ये खो सकते हैं। अगर हम बात करें बच्चों वायबिलिटी का मतलब क्या है कि अगर पॉलिन ग्रेन एक बार बाहर आ गया तो पॉलिन ग्रेन का भी अपनी एक लाइफ स्पैन होता है। कोई पॉलिन ग्रेन 30 मिनट्स में मर जाएगा, कोई 30 दिन में मर जाएगा, कोई कई सालों तक नहीं मरेगा। तो डिफरेंट स्पीशीज की जो पॉलिन ग्रेन होती है उसकी वायबिलिटी भी अलग अलग होती है। वही चीज हमारे जो एनसीईआरटी को बताती है। अगर हम बात करें बच्चों कि रिटेन वायबिलिटी डिफरेंट स्पीशीज में कितनी, अगर हम बात करें तो अगर आप देखें कि जैसे पॉलिन ग्रेन है यहां पर हाईली वेरिएबल होते हैं अपने लाइफ स्पैन को लेके, कुछ में लाइफ स्पैन इसका बड़ा होता है। यस, और ये इस बात पे भी डिपेंड करता है इनकी जो वायबिलिटी प्रॉपर किस टेंपरेचर में है और ह्यूमिडिटी कैसी है। जैसे आपको पता है बहुत ऐसे पॉलिन ग्रेन जो 30 मिनट में उनकी वायबिलिटी खो जाती है, तो हम उसको क्या करते हैं, उसको क्रायो प्रिजर्वेशन कर लेते हैं, उसका -196 डिग्री लिक्विड नाइट्रोजन में हम उसको प्रिजर्व कर देते हैं, जिससे उसकी वायबिलिटी बनी रहती है। यस, तो अगर हम बात करें जैसे कुछ सीरियल्स हैं, जैसे आप देखिए राइस, धान के बारे में बात कर लें या हम गेहूं के बारे में बात कर लें, तो यहां पर जो पॉलिन ग्रेन की जो वायबिलिटी है वो सिर्फ 30 मिनट होती है। अगर 30 मिनट के अंदर ये प्रॉपर स्टिग्मा पे नहीं गई, वहां पर ये ग्रो नहीं किए, तो ये मर जाएंगे। दूसरी तरफ अगर आप देखो कि कुछ ऐसे मेंबर हैं जैसे रोजेसी के, लेगुमिनेसी के और सोलोनेसी के, ये जो तीनों फैमिली बच्चों, इनके मेंबर्स की जो पॉलिन ग्रेन्स हैं उनकी वायबिलिटी 30 दिन तक भी हो सकती है, 30 दिन से ज्यादा भी हो सकती है, मंथ्स भी हो सकती है। अगर आप देखो, आपने सुना होगा कि हम सीमेन का स्टोरिंग करते हैं, हम स्पर्म का स्टोरिंग करते हैं, बहुत सारे एनिमल्स का, जिसमें ह्यूमन भी आता है, आर्टिफिशियल हम इंसेमिनेशन कराने के लिए, है ना। तो इसी तरह हम क्या करते हैं, पॉलिन ग्रेन को भी हम प्रिजर्व कर लेते हैं लिक्विड नाइट्रोजन में 196 डिग्री सेंटीग्रेड के टेंपरेचर में, जिससे इसकी वायबिलिटी बनी रहे। और सच स्टोर पॉलिन कैन बी यूज एज पॉलिन बैंक, तो पॉलिन बैंक की तरह हम यूज करेंगे। जब भी हमें पॉलिन की आवश्यकता होगी यहां से पॉलिन ग्रेन ले लेंगे और प्रॉपर स्टिग्मा में डाल के हम प्रॉपर वहां पर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस करा लेंगे, सिमिलर टू सीड बैंक्स इन क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम। तो इस तरीके से बच्चों आज के सेशन पे हम लोगों ने प्रॉपर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की स्टडी किया, किस तरीके से माइक्रोस्पोर डेवलप होता है फाइनली पॉलिन ग्रेन में, पॉलिन ग्रेन का प्रॉपर स्ट्रक्चर्स क्या होता है। यस, तो एक एक चीजों को हम लोग ने क्लियर किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं पिस्टिल की,
यहाँ पर हम देखेंगे कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है पिस्टिल, इस पे यहाँ पर मेगास्पोरोजेनेसिस कैसे होता है, अर्थात मेगास्पोरेंजियम अर्थात ओव्यूल्स का डेवलपमेंट कैसे होगा और इसके अंदर किस तरीके से प्रॉपर एम्ब्रियो सैक बनेगा जिसको हम बोलेंगे फीमेल गैमेटोफाइट। तो बच्चों अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इसमें हम बात करेंगे